मैं एक ऐसे पोस्ट एपोक्लिप्टिक गेम में आ गया था जहां आखिर में सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता था। मेरे आसपास मौजूद सभी प्लेयर्स अलग अलग तरह की एबिलिटीज चुन रहे थे, लेकिन मैं अकेला था जिसने इनफाइनाइट वेल्थ चुना। मुझे देखकर सब हंसने लगे क्योंकि अपोकैलिप्स आने से पहले पैसे सबसे बेकार चीज लग रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी। असली खतरा ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि एबिलिटीज वाले इंसान थे। तभी सिस्टम की फेयर अनाउंसमेंट हम सबके सामने दिखाई दी। इस गेम में कुल 300 प्लेयर्स थे और रियल वर्ल्ड में हम सब पहले ही मर चुके थे। अगर हमें दोबारा जिंदगी चाहिए थी तो हमें इस अपोकैलिप्स गेम में सरवाइव करना था। फिर सिस्टम बोला, प्लीज चूज योर स्टार्टिंग आइटम। मैंने सामने रखी शेल्फ्स को ध्यान से देखा। लगभग हर आइटम किसी ना किसी सुपरनैचुरल एबिलिटी से जुड़ा हुआ था। बाकी प्लेयर्स पागलों की तरह एबिलिटीज छीनने दौड़ पड़े, जैसे अगर वो एक सेकंड भी लेट हो गए तो उनकी पसंद की पावर कोई और ले जाएगा। डेंजर सेंस, ब्लेड कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, हीलिंग जैसी एबिलिटीज बहुत तेजी से गायब हो रही थी। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आखिरी पेज तक पहुंचा और नीचे वाली शेल्फ पर रखा एक गोल्ड कॉइन देखा। उसके ऊपर लिखा था इन्फिनिट वेल्थ। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वो गोल्ड कॉइन उठा लिया। मेरे साथ वही लोग भी थे जो बस एक्सीडेंट में मेरे साथ मरे थे। हमारी क्लास प्रेसिडेंट चॉय यंग ने माइंड कंट्रोल चुना। जब उसने मुड़कर मुझे गोल्ड कॉइन लेते देखा तो हंसते हुए बोला, तुम्हें पैसों का बहुत लालच है। हम अपोकैलिप्स में जा रहे हैं, अब कैश का क्या इस्तेमाल होगा। मैं अभी कुछ बोल ही पाता उससे पहले उसकी नजर बोनाली वुआन पर चली गई। उसने लव एक्विजिशन एबिलिटी चुनी थी। वो शांत आवाज में बोली, मैं इंसानों और ज़ॉम्बीज दोनों का प्यार हासिल कर सकती हूँ। जब तक ट्रू लव मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मैं नहीं मरूंगी। सारे आइटम्स चुने जाने के बाद सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, तुम सबको अपनी एबिलिटीज ट्रेन करने और तैयारी करने के लिए 1 साल दिया जाएगा। 1 साल बाद अपोकैलिप्स ऑफिशियली शुरू होगा। याद रखो, इस गेम में सिर्फ एक विनर होगा। आखिरी तक जिंदा रहने वाला प्लेयर ही फाइनल रिवॉर्ड पाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। इस गेम में कोई दोस्त नहीं था, यहाँ हर प्लेयर दूसरे का दुश्मन था। मैं तुरंत वहां से निकल गया और अपोकैलिप्स के लिए अपना सर्वाइवल प्लान तैयार करने लगा। मैंने वर्ल्ड मैप पर लगातार सर्च किया और आखिरकार पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड ढूंढ निकाला। उस आइलैंड का साइज बिल्कुल परफेक्ट था। वो पूरी तरह आइसोलेटेड था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्टेबल था और वहां एक नेचुरल फ्लैट एरिया भी था जो एयरपोर्ट बनाने के लिए परफेक्ट था। फैसला करते ही मैंने तुरंत 10 बिलियन खर्च करके वो आइलैंड खरीद लिया और उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया। बाहर की दुनिया के सामने मैंने दावा किया कि मैं वहां टूरिज्म प्रोजेक्ट बना रहा हूं। मैंने 10 बड़े क्रूज शिप्स खरीदे और एनपीसी कंपनीज के साथ कंस्ट्रक्शन अग्रीमेंट साइन किए। जिन एनपीसी एग्जीक्यूटिव्स के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो सब कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट्स थे, इसलिए उन्हें भी फ्यूचर आइलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। वर्कर्स दिन रात बिना रुके कंस्ट्रक्शन करते रहे। फ्यूचर आइलैंड की लोकेशन छिपाने के लिए मैंने पहले से इंटरफेरेंस डिवाइसेस खरीद लिए और सभी वर्कर्स के फोन्स जब्त कर लिए। सरफेस पर बने सारे फोर्ट्रेसेस डिस्गाइज किए गए थे ताकि सैटेलाइट्स उन्हें डिटेक्ट ना कर सकें, लेकिन वो सिर्फ स्मोक स्क्रीन थे। असली अपोकैलिप्स फोर्ट्रेस जमीन के नीचे था। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस न्यूक्लियर अटैक्स और बायोलॉजिकल अटैक्स दोनों झेल सकता था। यहां तक कि अगर टेरिफाइंग म्यूटेंट ज़ॉम्बीज भी आ जाते तो वो 5 मीटर मोटी स्टील वॉल्स को नहीं तोड़ पाते। एनर्जी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए मैंने आइलैंड पर विंड पावर, टाइडल पावर और न्यूक्लियर पावर जनरेशन सिस्टम्स इंस्टॉल कर दिए। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए मैंने 1 लाख ऑक्सीजन टैंक्स भी स्टॉक पाइल कर लिए। अंडरग्राउंड शेल्टर को 12 कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर में बनाया गया था। अगर 1 या 2 कंपार्टमेंट्स डैमेज भी हो जाते तो बाकी कंपार्टमेंट्स आराम से काम करते रहते। हर कंपार्टमेंट का अपना अलग फंक्शन था। उनमें से 3 कंपार्टमेंट्स में लेटेस्ट ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, जहां वेजिटेबल्स उगाई जा सकती थीं और साथ में फिश और चिकन्स भी पाले जा रहे थे। बाकी के 2 कंपार्टमेंट्स में मैंने इतनी मेडिसिन, फूड और वाटर स्टोर कर दिया था कि मैं आराम से 10 साल तक सर्वाइव कर सकता था। बचे हुए कंपार्टमेंट्स में बेडरूम्स, किचन्स, डाइनिंग रूम्स, एंटरटेनमेंट रूम्स, जिम्स, बाथरूम्स और मेडिकल रूम्स बनाए गए थे। जब भी एनपीसीज को मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर शक होने लगता, मैं बस उन्हें और ज्यादा पैसे दे देता और वो तुरंत सवाल पूछना बंद करके पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगते। मैं बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर रहा था, इतने की खुद मैं भी खत्म नहीं कर पा रहा था। चाहे जितना खर्च करूं, मेरा पैसा कभी खत्म ही नहीं होता था। मैं अमेरिका गया और वहां से भारी मात्रा में हेवी वेपन्स खरीद लिए, जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और लाइट टैक्टिकल रोबोट्स भी शामिल थे। क्योंकि मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा दिया था, इसलिए इलीगल चैनल्स के जरिए मैं 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक हासिल करने में कामयाब हो गया। एक हिडन बे के अंदर मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट भी छुपा कर रखे थे। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस से उस जगह तक जाने के लिए एक डायरेक्ट पैसेज बनाया गया था। मैंने 2 इंस्ट्रक्टर्स हायर किए और हर दिन ट्रेनिंग लेकर खुद सबमरीन और एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना सीखा। एबिलिटी यूजर्स को आइलैंड तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने आइलैंड के दूर वाले समुद्री इलाके में बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल रीफ्स बनवाए। कोई भी बड़ा शिप पास आने की कोशिश करता तो रीफ से टकराकर डूब जाता। आइलैंड के और करीब
करीब वाले इलाके को मैंने इलेक्ट्रिक ग्रिड से घेर दिया। पूरे कोस्टलाइन के नीचे समुद्र में एक्सप्लोजिव्स दबाए गए थे और रडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए थे जो आइलैंड की तरफ आने वाली हर चीज डिटेक्ट करके तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकते थे। जब आखिरी एनपीसी ग्रुप भी आइलैंड छोड़कर चला गया तब पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक इंसान बचा था, मैंने पैसे खर्च करके एक स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी खरीद ली और स्पेस में मौजूद सभी 6122 सैटेलाइट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ताकि मेरा नेटवर्क हमेशा स्टेबल रहे। उस एक साल के दौरान मैंने पूरी दुनिया की एयरलाइन कंपनीज और शिपिंग कंपनीज भी एक्वायर कर ली। फिर अपोकलिप्स आने से ठीक एक हफ्ते पहले मैंने आदेश दिया कि मेरे कंट्रोल में मौजूद हर एयरप्लेन और शिप डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पूरी दुनिया शॉक में थी। धरती का सबसे अमीर आदमी अचानक सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन टूल्स डिस्ट्रॉय कर रहा था। एनपीसीज को लगा कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान पागल हो गया है, लेकिन प्लेयर्स तुरंत सच्चाई समझ गए। वो ग्लोबल बिलियनियर भी उन्हीं का कॉम्पिटिटर था। तभी प्लेयर चैट इंटरफेस में एक प्राइवेट मैसेज पॉपअप हुआ, वो ग्लोबल बिलियनियर, क्या वो तुम हो? उस समय सिर्फ चॉय योंग ही जानता था कि मैंने इन्फिनिट वेल्थ चुना था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एक हफ्ते बाद आखिरकार अपोकलिप्स शुरू हो गया। जिन प्लेयर्स ने अपनी एबिलिटीज को हाईएस्ट लेवल तक ट्रेन कर लिया था वो सब अपनी ताकत दिखाने के लिए बेचैन थे। सिस्टम स्क्रीन पर 300 से ज्यादा प्लेयर्स के नेम्स और नंबर्स दिखाई देने लगे। मैं प्लेयर 99 था, चोयांगजियो प्लेयर 100 था, लियो रुआन प्लेयर 101 था। फिर सिस्टम ने अनाउंसमेंट की, प्लीज नोट द अपोकैलिप्स हैज ऑफिशियली बिगन, दिस गेम विल कंटिन्यू अंटिल ओनली वन प्लेयर रिमेन्स अलाइव। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अपोकैलिप्स एक मैसिव वर्ल्ड वाइड रेन स्टॉर्म के रूप में आएगा। नॉर्थ से साउथ तक लगातार हाई इंटेंसिटी रेनफॉल ने पूरी दुनिया में कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स ला दिए। वो बिल्कुल पुराने मिथ्स वाले एंशिएंट फ्लड जैसा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जा रहा था। फ्यूचर आइलैंड पर भी भारी बारिश हुई, लेकिन क्योंकि आइलैंड छोटा था इसलिए सिर्फ 2 दिन बाद रेन क्लाउड्स वहां से हट गए। एबिलिटी यूजर्स तुरंत पैनिक करने लगे। सिस्टम, फ्लड के सामने हमारी पावर्स का क्या फायदा? एग्जैक्टली सिस्टम, तुम चीटिंग कर रहे हो, सिस्टम ने शांत आवाज में जवाब दिया। क्या मैंने कभी कहा था कि अपोकैलिप्स जरूर ज़ॉम्बी वायरस ही होगा? पूरी दुनिया अचानक चुप हो गई, सिवाय मेरे। जब सभी लोग पहली बार इस गेम वर्ल्ड में आए थे तब किसी के पास कोई एसेट्स नहीं थे। उस एक साल में बाकी प्लेयर्स अपनी एबिलिटीज ट्रेन करने के साथ साथ पैसे कमाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। वो काम न सिर्फ एग्जॉस्टिंग था बल्कि जो सप्लाईज वो जमा कर पाए थे वो भी बहुत लिमिटेड थी। सिर्फ कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज में किया था वही विलास खरीद पाए और बेसमेंट में शेल्टर्स बना पाए। लेकिन फ्लड वाटर्स ने सबसे पहले उन्हीं बेसमेंट्स को निगल लिया। उसी समय मैं अपने अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के अंदर आराम से हॉट पॉट खा रहा था और कैजुअली ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम्स देख रहा था। एक स्ट्रीमर अपने अपार्टमेंट की कर्टन्स के पीछे छुपकर नियर बाय बिल्डिंग की हालत सीक्रेटली ब्रॉडकास्ट कर रहा था। एक प्लेयर अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करके रेजिडेंट्स से सप्लाईज लूट रहा था। स्ट्रीमर घबराई हुई आवाज में फुसफुसाया, गाइस ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स या सीजीआई नहीं है, ये सच में सुपर पावर्ड ह्यूमन है। पहले ये हमारे नेबरहुड में सिक्योरिटी गार्ड था और अब अपनी फायर एबिलिटी से डोर्स मेल्ट कर रहा है। ये अब तक 10 घर लूट चुका है। आखिरकार उस एबिलिटी यूजर ने एनपीसी अथॉरिटीज का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम रेस्क्यू बोट्स में फ्लॉडेड नेबरहुड के अंदर घुसी और राइफल्स ऊपर तानकर पूरी बिल्डिंग को सराउंड कर लिया। स्ट्रीमर कांपती आवाज में बोला, गाइस मैं पहली बार असली गन फाइट देखने वाला हूं। उस गार्ड की फायर एबिलिटी बहुत टेरिफाइंग है। उसने स्टील गेट को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पिघला दिया। थोड़ी ही देर बाद स्पेशल पुलिस बिल्डिंग के अंदर घुस गई। हर तरफ इंटेंस फायर गन गूंजने लगी जबकि फ्लेम्स की वजह से काउंटलेस विंडोज एक्सप्लोड हो रही थीं। लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाजें आने लगीं। तभी अचानक एक फिगर रूफटॉप से उड़ता हुआ नीचे फ्लड वाटर्स में जा गिरा। उसके कुछ देर बाद ही गेम स्क्रीन पर एक प्लेयर का नाम अचानक ग्रे हो गया, जिसका मतलब था कि वो प्लेयर मर चुका था। तभी प्लेयर चैट इंटरफेस फिर से लाइट अप हुआ। चॉय यंग एक बार फिर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। चलो अलायंस बनाते हैं, देखो हम क्लासमेट्स हैं और हमारे प्लेयर नंबर्स भी साथ साथ हैं। अगर हम साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आखिर तक सरवाइव कर सकते हैं। फिर उसने दूसरा मैसेज भेजा, तुम ऑब्वियसली मेरे मैसेजेस देख रहे हो तो रिप्लाई दो। मेरी मेंटल कंट्रोल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। सही समय आने पर मैं बाकी प्लेयर्स से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन मैंने उसे फिर भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उससे अलायंस करूं फिर क्या? आखिर में जब सिर्फ हम दोनों बचेंगे तब वो अपनी मेंटल कंट्रोल एबिलिटी से मुझे खत्म करके फाइनल विनर बन जाएगा। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा था या अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट। जैसे जैसे फ्लड बढ़ता गया पानी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह कट हो गए, जबकि फूड शॉर्टेजेस हर जगह फैलने लगे। लगातार 3 महीने फ्लडिंग होने के बाद एनपीसीज ने आखिरकार उम्मीद छोड़ दी। कुछ लोग अब और सहन नहीं कर पाए और लूट, स्टीलिंग और बिल्डिंग्स जलाने लगे। प्लेयर्स भी उसी केओस में घुल
मिल गए और सरवाइव करने का मौका ढूंढने लगे। लेकिन सुपरनैचुरल एबिलिटीज हमेशा छुपाई नहीं जा सकती थीं और आखिरकार उनकी पावर्स हायर अथॉरिटीज की नजर में आ गईं। बाहर की दुनिया अब किसी दूसरे प्लैनेट जैसी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैं हर दिन आइलैंड पर धूप के नीचे आराम से घूमता था। कभी वेजिटेबल्स की ग्रोथ चेक करता, कभी सबमरीन और एयरक्राफ्ट इंस्पेक्ट करता। फ्यूचर आइलैंड प्रैक्टिकली एक पैराडाइज बन चुका था जो बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग था और मैं वहां पूरी कंफर्ट के साथ जिंदगी एंजॉय कर रहा था। लेकिन पीसफुल डेज ज्यादा लंबे नहीं चले। आखिरकार किसी ने मुझे एक्सपोज कर दिया। वर्ल्ड पब्लिक चैट में अचानक एक एनोनिमस मैसेज दिखाई दिया। प्लेयर 99 ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अपोकैलिप्स आने से पहले उसने जरूर कई शेल्टर्स बनाए होंगे। अगर हम प्लेयर 99 को ढूंढ लें तो सब सरवाइव कर सकते हैं। जो वर्ल्ड चैट इतने लंबे समय से शांत थी वो इंस्टेंटली मैसेजेस से भर गई। मैंने पहले वो न्यूज देखी थी, मुझे लगा था रिचेस्ट मैन शायद कोई प्लेयर है, लेकिन कौन है ये नहीं पता था। तो प्लेयर 99 था। प्लेयर 99, बाहर आकर बात करो। तुम अकेले आराम से खा पी रहे हो और हम सैकड़ों लोग सफरिंग झेल रहे हैं। ये क्रूअल और सेल्फिश है। एग्जैक्टली ऐसे प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए। बस प्लेयर 99 मिल जाए, हम सरवाइव कर लेंगे। मैंने शांत भाव से अपनी रिस्ट घुमाई और पब्लिक चैट में धीरे धीरे एक मैसेज टाइप किया। सब लोग लड़ना बंद करो, मैं ही प्लेयर 99 हूँ। अगर तुम्हें शेल्टर्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा मैसेज आते ही काउंटलेस रिप्लाईज फ्लड की तरह आने लगे। लेकिन क्या? जल्दी बोलो, सस्पेंस मत बनाओ। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, तुम्हारे सारे रिसोर्सेज छीन लेंगे और तुम्हें मार देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और टाइपिंग जारी रखी। लेकिन मैंने सिर्फ 4 जगह शेल्टर्स बनाए हैं। हक्सिया, अमेरिका, हांस कंट्री और कैंगरू कंट्री, और हर शेल्टर में मैक्सिमम सिर्फ 20 लोग रह सकते हैं। इसके बाद मैंने वर्ल्ड मैप पर उन चारों शेल्टर लोकेशंस मार्क कर दी। लेकिन यहाँ 200 से ज्यादा प्लेयर्स हैं। तुम सब अंदर नहीं आ सकते। प्लीज, मैं तुम सबसे बेगिंग करता हूँ। मैं तुम्हें शेल्टर पासवर्ड्स दे दूंगा। जो पहले पहुंचेगा वही अंदर जाएगा। बस मुझे हंट मत करना। जैसे ही मैंने पासवर्ड्स पोस्ट किए, सारे प्लेयर्स पूरी तरह कंट्रोल खो बैठे। सिर्फ एक ही रात में कुछ प्लेयर्स शेल्टर्स तक पहुंच भी गए। उनमें से ज्यादातर के पास मूवमेंट रिलेटेड एबिलिटीज थीं, जिनकी वजह से वो बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकते थे। क्योंकि शेल्टर्स ऊंची जगह पर बनाए गए थे, इसलिए फ्लड का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। जैसे ही प्लेयर्स ने शेल्टर के डोर्स खोले और अंदर कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सीधे हेवन में आ गए हों। प्लेयर 58 ने तुरंत वर्ल्ड चैट पर प्राउडली लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। मुझे नहीं लगा था कि शेल्टर इतना लग्जूरियस होगा। रिच होना सच में कमाल की चीज है। शेल्टर के अंदर वो लोग स्टेक और रोस्टेड लैम खा रहे थे, साथ में रेड वाइन पी रहे थे। टेबल्स महंगी डेलिकेसीज से भरी हुई थी। थोड़ी ही देर में 12 प्लेयर्स शेल्टर के अंदर पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने कलेक्टिवली अनाउंसमेंट की, हमने फैसला किया है कि हुऑक्सिया शेल्टर अब बंद रहेगा। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब किसी और को आने की जरूरत नहीं है। बाकी प्लेयर्स अभी भी रास्ते में थे। जैसे ही उन्होंने ये लाइव स्ट्रीम देखी, वो गुस्से से फट पड़े और चैट में पागलों की तरह गालियां देने लगे। शेल्टर के बाहर लगातार और प्लेयर्स पहुंचते जा रहे थे। फ्लड में डूबकर मरने या भूख से तड़पकर मरने से बेहतर था कि वो इस आखिरी उम्मीद को किसी भी कीमत पर पकड़ लें। सरवाइव करने की चाहत ने उनकी समझ छीन ली थी। वो अंदर वालों से डोर्स खोलने की भीख मांग रहे थे, लेकिन शेल्टर के अंदर मौजूद प्लेयर्स ने पूरा शेल्टर सील कर दिया था। बाहर वाले चाहे जितना डोर्स पीटें, वॉल्स पर हमला करें या अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करें, फिर भी वो उस मजबूत गेट को हिला तक नहीं पाए। अंदर बैठे प्लेयर्स खुद पर गर्व महसूस कर ही रहे थे कि तभी मैंने अचानक एक और मैसेज टाइप किया। क्या शेल्टर में 20 लोग नहीं रह सकते थे? अभी भी 8 लोग और अंदर आ सकते हैं ना? चैट इंस्टेंटली साइलेंट हो गई। फिर मैंने टाइपिंग जारी रखी। मेरे पास अभी भी मास्टर ओवरराइड पासवर्ड है। चाहे उन्होंने मेन डोर लॉक कर दिया हो, लोग दूसरी रूट से अंदर जा सकते हैं। हिडन एंट्रेंस साउथ ईस्ट कॉर्नर में है। वॉल के नीचे एक कार्व्ड ब्रिक है, उसे एक बार घुमाओ, हिडन डोर खुल जाएगा। बाहर खड़े प्लेयर्स तुरंत साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ भागे। जैसे ही कार्व्ड ब्रिक घुमाई गई, एंशिएंट वॉल पर सच में एक हिडन डोर दिखाई देने लगा। अगले ही पल सारे प्लेयर्स पागलों की तरह अंदर घुसने के लिए टूट पड़े। सिर्फ 8 स्पॉट्स बची थीं और हर किसी को डर था कि वो बाहर ना रह जाए। एक लड़की जो फिजिकली कमजोर लग रही थी, स्लो होने की वजह से पीछे छूट गई। लेकिन तभी अचानक उसकी आर्म से काउंटलेस वाइन्स निकलकर आगे भाग रहे लोगों की तरफ वायलेंटली शूट हुई और कई प्लेयर्स तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त ब्लेड एबिलिटी वाला एक प्लेयर तेजी से अपने पैरों के नीचे की वाइन्स काटकर बाहर निकला और काउंटर अटैक करते हुए एक शार्प ब्लेड स्ट्राइक से वाइन यूजर की गर्दन चीर दी। शेल्टर एंट्रेंस के बाहर एक के बाद एक प्लेयर्स गिरते चले गए। सरवाइव करने की डेस्परेट इच्छा ने उनकी बची हुई आखिरी ह्यूमैनिटी भी छीन ली थी। अब उनके अंदर इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी खत्म हो चुका था। तभी सबको आखिरकार सच्चाई समझ आई। सिस्टम द्वारा दी गई एबिलिटीज ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए नहीं थी, वो प्लेयर्स को एक दूसरे को मारने के लिए दी गई थी। उसी समय सिस्टम स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि लगातार प्लेयर्स की डेथ्स दिखाई देने लगी। तभी चॉय योंगो ने मुझे फिर से मैसेज भेजा। देखा, अलायंस बनाए बिना भी हम परफेक्टली साथ काम कर रहे हैं। हम सच में नेचुरल एलाइज हैं।
मैंने ठंडी आवाज में रिप्लाई किया, तुम्हें जरा भी शर्म है? जिसने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज की और मुझे आग में धकेला वो तुम ही थे। चॉय योंगजो कैजुअली बोला, इतना गुस्सा मत हो, अगर मैं थोड़ा आइडिया ना देता तो हम प्लेयर्स को एलिमिनेट कैसे करते। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैंने तुम्हारा कंपटीशन कम कर दिया। जब तक हमारी चैट चल रही थी तब तक चारों शेल्टर्स पूरी कैपेसिटी तक भर चुके थे। मेन डोर्स ऑटोमेटिकली सील हो गए। शेल्टर्स के बाहर हर तरफ खून बह रहा था। जो लोग अंदर नहीं जा पाए थे वो अभी भी अपनी आखिरी डेस्परेट स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि अंदर वाले प्लेयर्स जश्न मना रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने शांत चेहरे के साथ अपनी वॉच की तरफ देखा। टाइमिंग लगभग परफेक्ट था। रुको, कहीं तुम। चोयोंगो का चेहरा इंस्टेंटली पीला पड़ गया। वो हॉरर से स्क्रीन को घूरने लगा। अगले ही पल शेल्टर्स के नीचे दबे 1000 टन एक्सप्लोजिव्स एक साथ डेटोनेट हो गए। मैसिव एक्सप्लोजन्स ने चारों शेल्टर्स को पल भर में चकनाचूर कर दिया। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद टोटल प्लेयर काउंट सीधे 116 कम हो गया। अब सिर्फ 91 सर्वाइविंग प्लेयर्स बचे थे। काफी देर की साइलेंस के बाद आखिरकार चो योंगो ने मुझे फिर मैसेज भेजा, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैंने शांत आवाज में रिप्लाई किया, तुम्हारी असिस्टेंस के लिए थैंक्स, वरना इतने सारे प्लेयर्स को शेल्टर्स के अंदर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता। इस पॉइंट तक वो सारे प्लेयर्स जो एयरप्लेन्स या शिप्स के बिना फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे इस दुनिया से गायब हो चुके थे। शुरुआत से ही मैं ओवरसीज प्लेयर्स को खत्म करने का तरीका सोच रहा था। वो शेल्टर्स कभी शेल्टर्स थे ही नहीं, वो सिर्फ कब्रें थी। तभी अचानक सिस्टम ने मुझे एक प्राइवेट नोटिफिकेशन भेजा, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम द प्लेयर हु एलिमिनेटेड द मोस्ट एनिमीज, यू विल रिसीव एन एडिशनल रिवॉर्ड, वी लुक फॉरवर्ड टू योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। रिवॉर्ड देखते ही मेरे चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। ये अपोकैलिप्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग लोगों द्वारा वीक लोगों को डिवावर करने का खेल था। आखिरकार एंडलेस रेन खत्म हो गई। 4 महीने बाद फ्लड वाटर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे और डूबी हुई जमीन फिर से दिखाई देने लगी। सूरज दोबारा उगा और उसकी रोशनी डिस्ट्रक्शन से भरी रूइंड वर्ल्ड पर फैल गई। सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा डिजास्टर खत्म हो चुका है, लेकिन तुरंत उसके बाद सिस्टम अनाउंसमेंट फिर गूंज उठी। फर्स्ट स्टेज अपोकैलिप्स, फ्लड सर्वाइव करने वाले 101 प्लेयर्स को कंग्रेचुलेशंस। अब शुरू होगा सेकंड स्टेज, अपोकैलिप्स ज़ॉम्बीज। कुछ लोग इंस्टेंटली इमोशनल ब्रेकडाउन में चले गए। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि ज़ॉम्बीज नहीं होंगे? सिस्टम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वापस जाकर ध्यान से पढ़ो, मैंने कभी नहीं कहा था कि डेफिनेटली ज़ॉम्बीज नहीं होंगे। इसके उलट कई प्लेयर्स एक्साइटेड हो गए। ये तो और भी अच्छा है, अब आखिरकार हमारी एबिलिटीज यूजफुल होंगी। अब वो प्लेयर 99 सिर्फ बैठकर मरने का इंतजार करेगा। अब हमारी बारी है राइज अप करने की। थोड़ी देर बाद लू रुआन ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, तुम्हारे पास कोई एबिलिटीज नहीं है, इसलिए ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। अगर तुम मुझे कुछ सप्लाईज शेयर कर दो और अपनी लोकेशन बता दो तो मैं आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मेरी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। फ्लड में सरवाइव करने की वजह भी यही पावर थी। ऑफ कोर्स मुझे पहले से पता था कि वो कैसे बची थी। उसने अपनी लव एक्विजिशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके नेबर्स को मैनिपुलेट किया और उनसे सप्लाईज हासिल की। जब रेस्क्यू टीम्स आई तब भी सबसे पहले उसी को रेस्क्यू किया गया। पूरे रास्ते उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके लोगों का अफेक्शन और केयर हासिल किया, जबकि शेमलेसली दूसरों के सर्वाइवल चांसेस छीनती रही। मैंने कामली रिप्लाई किया, सॉरी लेकिन मुझे विमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा लू रुआन को यह पता होना कि मैं रिचेस्ट मैन हूं क्लियरली कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जल्द ही ज़ॉम्बी वायरस हर कॉन्टिनेंट में फैल गया। क्योंकि मैंने पहले ही एयरप्लेन्स और शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, इसलिए पैसिफिक आइलैंड नेशंस और एंटार्क्टिका तक ट्रांसमिशन राउट्स पूरी तरह कट हो चुके थे। ह्यूमैनिटी अभी फ्लड डिजास्टर से बची ही थी कि तुरंत ज़ॉम्बी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। हर कंट्री का सोशल सिस्टम इंस्टेंटली कोलैप्स हो गया। शुरुआत में ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज से डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। काउंटलेस इन्फेक्शंस के बाद आखिरकार म्यूटेशंस शुरू हो गए। बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन की तरह इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज और सुपर नेचुरल एबिलिटीज वाले ज़ॉम्बीज क्वाइटली पैदा होने लगे। जैसे ही ज़ॉम्बीज किसी एबिलिटी यूजर का फ्लैश और ब्लड डिवावर करते, वो उनकी पावर्स इनहेरिट कर लेते। कॉन्टिनेंट्स के इंटरनेट सिस्टम्स पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एनपीसी सिर्फ रेडियोस के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसी आउटडेटेड इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी। स्पेस में फ्लोटिंग हजारों सैटेलाइट्स मुझे पूरी अर्थ को रियल टाइम में मॉनिटर करने की एबिलिटी दे रहे थे। धीरे धीरे प्लेयर्स की संख्या लगातार कम होती गई। इस बार रिमेनिंग प्लेयर काउंट सिर्फ 30 लोगों तक गिर गया। आज न्यू ईयर्स ईव था, लेकिन दुनिया में किसी का भी सेलिब्रेशन मनाने का मूड नहीं बचा था सिवाय मेरे। मैं अपना न्यू ईयर्स डिनर खाते हुए वो आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चला रहा था जो अपोकैलिप्स शुरू होने से पहले एयर हुआ था। अब जब मैं पूरी तरह अकेला रह गया था तब दिल के अंदर की सैडनेस रुक ही नहीं रही थी। रियल वर्ल्ड वाला मैं पहले ही मर चुका था। मेरी फैमिली जरूर मेरी वजह से बहुत दर्द झेल रही होगी।
अपोकैलिप्स में मेरी जिंदगी चाहे कितनी भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, वो कभी भी मेरे असली घर की वार्मथ से कंपेयर नहीं कर सकती थी। मुझे वापस लौटना था, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फाइनल सर्वाइवर बनना ही था। फिर मैंने कैजुअली अपने न्यू ईयर्स डिनर टेबल की एक फोटो ली और सीधे चो योंगजो को भेज दी। सिर्फ 1 मिनट बाद ही चो यांगजो ने वो फोटो वर्ल्ड पब्लिक चैट पर पोस्ट कर दी। मैं आसानी से इमेजिन कर सकता था कि बाकी प्लेयर्स कितने फ्यूरियस हो गए होंगे, क्योंकि स्क्रीन इंस्टेंटली एंग्री कमेंट्स से भर गई। प्लेयर 99 तो बड़ी आराम की जिंदगी जी रहा है, हाँ हमें एक हॉट मील तक नहीं मिल रहा और उसके पास पूरा फूड टेबल भरा पड़ा है। ज्यादा एरोगेंट मत बनो, जिस दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा उसी दिन तुम्हें मार दूंगा। उन फ्यूरियस मैसेजेस को देखकर मैंने कामली रिप्लाई किया, अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तेमितंबा तो मैं इंतजार करूंगा। चैट इंटरफेस बंद करने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर खोला और बाकी बचे 30 प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन फाइल्स चेक करने लगा। उन्हें नहीं पता था कि अपोकैलिप्स आने से बहुत पहले ही पूरी दुनिया मेरे स्पाइस से भर चुकी थी। मेरे मर्सनरीज अलग अलग रीजन्स में स्कैटर्ड प्लेयर्स को एक्यूरेटली ट्रैक कर रहे थे और लंबे समय से सीक्रेटली ऑब्जर्व भी कर रहे थे। मुझे हर प्लेयर की एबिलिटी और वीकनेस साफ साफ पता थी। अपोकैलिप्स शुरू होने के बाद भी वो मर्सनरीज मेरी पहले से स्टॉक पाइल्ड सप्लाईज की मदद से सरवाइव कर रहे थे और लगातार मेरे लिए काम करते रहे, जबकि मैं उन्हें नई सप्लाईज अनलॉक करके भेजता रहता था। पैसे से भूत तक चक्की चलवा सकते हैं। अपोकैलिप्स में रिसोर्सेज ही सबसे यूजफुल करेंसी थे। उस समय दुनिया 3 मेजर फैक्शंस में बांट चुकी थी। पहला फैक्शन मिलिट्री था, उनके पास मैसिव वेपन्स आर्सेनल था और उनका बेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू ब्रेक था। चॉय यांगो ने अपनी मेंटल कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहां लीडरशिप हासिल कर ली थी। दूसरा फैक्शन ज़ॉम्बीज का था। उनके बीच अब एक ज़ॉम्बी किंग पैदा हो चुका था। वो लगातार एबिलिटी यूजर्स और स्पेशल ज़ॉम्बीज को बाइट करके डिवावर कर रहा था और उनकी पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा था। जॉम्बी किंग के बगल में लू रुआन खड़ी थी। वो उसकी सबसे बिलीव्ड कंपेनियन बन चुकी थी। तीसरा फैक्शन माफिया था। अपोकैलिप्स शुरू होने से काफी पहले प्लेयर 128 दुनिया के सबसे डेंजरस और क्योटिक देशों में से एक में गया था और अपनी पावर से लोकल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल कर लिया था। प्लेयर 128 की लीडरशिप में माफिया फैक्शन सिविलियंस को लूट करके धीरे धीरे और स्ट्रांग होता गया। बाकी बचे 26 प्लेयर्स इन 3 फैक्शंस में से किसी ना किसी से जुड़ चुके थे। प्लेयर 128 के पास ग्रेविटी मैनिपुलेट करने की एबिलिटी थी। वो एक बेहद टेरिफाइंग पावर थी। 1-on-1 कॉम्बैट में लगभग कोई भी प्लेयर उसे डिफीट नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ के बावजूद माफिया फैक्शन असल में तीनों फोर्सेस में सबसे वीक था। मैंने अपनी पेन से हल्के से प्लेयर 128 की प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया और धीरे से बुदबुदाया, शुरुआत तुमसे करूंगा। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट फिर से दिखाई दी, करंटली T सर्वाइविंग प्लेयर्स रिमेनिंग, गेम डिफिकल्टी विल नाउ इंक्रीज, एंटरिंग थर्ड स्टेज, एक्सट्रीम कोल्ड कॉन्टिनेंट। अनाउंसमेंट देखते ही कुछ लोग इमोशनली टूट गए। अपोकैलिप्स को पहले ही 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। अब किसी के पास इनफ फूड नहीं बचा। अगर अब एक्सट्रीम कोल्ड आ गया तो इस प्लैनेट पर हर कोई मर जाएगा। थोड़ी देर बाद लूरियन ने सीक्रेटली मुझे फिर मैसेज भेजा, जब वो समय आएगा तब इस प्लैनेट पर सिर्फ ज़ॉम्बीज सर्वाइव करेंगे और मैं भी। मुझे रिजेक्ट करने का रिग्रेट तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। फिर उसने मुझे अपनी और जॉम्बी किंग की एक फोटो भेजी। लगातार ज्यादा एबिलिटीज एब्सॉर्ब करने के बाद जॉम्बी किंग इंक्रीजिंगली ह्यूमन दिखने लगा था, लेकिन उसकी स्कैलेट आईज और पैल स्किन उसे अब भी हॉरिफाइंग बना रही थी। मैंने चुपचाप उस पिक्चर को देखा और मन ही मन सोचा, ऐसी बात है तो तुम दोनों लवर्स को एक साथ सीधा हेल भेजूंगा। जल्द ही एक्सट्रीम कोल्ड पूरी प्लैनेट पर फैल गया। ट्रॉपिकल जोन में मौजूद फ्यूचर आइलैंड भी इससे बच नहीं पाया, लेकिन इस अपोकैलिप्स ऑनलाइन गेम में नॉर्मल नेचुरल लॉस का कोई मतलब बचा ही नहीं था। एक टेरिफाइंग स्नोस्टॉर्म सीधे फ्यूचर आइलैंड से टकराई। सबसे पहले स्काई में मौजूद इलेक्ट्रिकल ग्रिड डिस्ट्रॉय हुई। ब्लिजर्ड ने पूरे पावर नेटवर्क को क्रश कर दिया, जबकि विंड और टाइडल एनर्जी स्टेशंस भी बैडली डैमेज्ड हो गए। थैंकफुली अंडरग्राउंड बंकर का बैकअप न्यूक्लियर पावर स्टेशन अभी भी परफेक्टली ऑपरेट कर रहा था। तीनों फैक्शंस में सबसे पहले माफिया कोलैप्स हुआ। उन्होंने सिविलियंस के ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज पहले ही लूट कर लिए थे, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। लगातार फाइटिंग होने लगी और एबिलिटी यूजर्स एक एक करके मरने लगे। उसी समय मैंने वर्ल्ड चैट विंडो के जरिए प्राइवेटली प्लेयर 128 से कांटेक्ट किया। प्लेयर 128, कोऑपरेशन करने का क्या ख्याल है? अपोकैलिप्स से पहले मैंने तुम्हारे टेरिटोरी में बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाईज परचेस करके छुपाई थी। अगर तुम उन्हें हासिल कर लो तो तुम्हारे लोग सरवाइव कर सकते हैं। बहुत जल्दी प्लेयर 128 का रिप्लाई आ गया। तुम चाहते क्या हो? और मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं? मैंने कामली जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम ज़ॉम्बी किंग को डील करो। मेरी साइंटिस्ट टीम पहले ही ज़ॉम्बी
क्योर डेवलप कर चुकी है। जैसे ही उसे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे किया जाएगा वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम भी जानते हो कि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी कमजोर है। मैंने ध्यान से सोचा है, बाकी बचे 30 एबिलिटी यूजर्स में तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। सिर्फ तुम ये काम कर सकते हो। ह्यूमंस एक्सट्रीम कोल्ड से डरते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज नहीं। जितना ये सिचुएशन लंबी चलेगी ज़ॉम्बी थ्रेट उतना बढ़ता जाएगा। चाहे मेरे पास कितनी भी सप्लाईज हो, एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़ॉम्बी किंग के पास खड़ी प्लेयर 101 ही आखिर में फाइनल विनर बनेगी। ज़ॉम्बी किंग बहुत पावरफुल है। ज़ॉम्बी क्योर के बिना कोई एबिलिटी यूजर उसे मार नहीं सकता। क्योर मेरे पास है, एबिलिटी तुम्हारे पास। चलो साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं। प्लेयर 128 का ट्रस्ट जीतने के लिए मैंने अपने मर्सनरीज को ज़ॉम्बी क्योर का एक सैंपल और ह्यूज पैच ऑफ सप्लाईज डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। प्लेयर 128 क्लियरली टेम्प्टेड हो चुका था। अगर आखिर में दुनिया में सिर्फ मैं और वो बचते तो वो आसानी से मुझे मार सकता था। उसकी नजर में मैं सबसे वीकेस्ट सर्वाइविंग प्लेयर था, इसलिए मेरे साथ अलायंस बनाना ऑब्वियसली सबसे बेस्ट ऑप्शन था। आखिरकार एक स्नोवी नाइट में हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स ज़ॉम्बी क्योर लेकर ज़ॉम्बी हॉर्ड्स की तरफ उड़ गए। उसी समय ज़ॉम्बी किंग लुरियान को अपनी आर्म्स में लेकर सो रहा था। उसकी हियरिंग इतनी शार्प थी कि उसने तुरंत कुछ अनयूजुअल महसूस कर लिया। वो बिना आवाज किए धीरे से बेड से उठा और जाते समय लियो रुआन के ऊपर प्यार से ब्लैंकेट भी डाल गया। रूम के अंदर फायरवुड की गर्मी फैल रही थी। वहां की हर चीज लियो रुआन के लिए केयरफुली तैयार की गई थी। जल्द ही स्काई से स्नोफ्लेक्स के साथ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ज़ॉम्बी क्योर बरसने लगी। जिन ज़ॉम्बीज ने क्योर को टच किया वो पेनफुल स्क्रीम्स निकालते हुए रैपिडली ब्लड पूल्स में मेल्ट होने लगे। ज़ॉम्बी किंग इंस्टेंटली फ्यूरियस रेज में चला गया। वो नीचे जंप किया और अपनी पाम से कई लाइट बीम्स शूट की जिसने कई ड्रोन्स इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक उसी मोमेंट प्लेयर 128 कई प्लेयर्स को लेकर बैटल में उतर आया। उसने अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन एबिलिटी एक्टिवेट की और फोर्सफुली ज़ॉम्बी किंग को जमीन पर क्रश कर दिया। ओवरवेलमिंग प्रेशर के नीचे इतना पावरफुल ज़ॉम्बी किंग भी अपनी आर्म्स तक नहीं उठा पा रहा था। कई प्लेयर्स तुरंत उसकी तरफ दौड़े लेकिन ज़ॉम्बी किंग ने अपने थ्रोट से टेरिफाइंग रोअर निकाली। डार्कनेस में छुपे ज़ॉम्बीज सैवेज मंकीज की तरह अचानक आगे कूद पड़े और इंस्टेंटली उन प्लेयर्स की गर्दनें चबा डाली। प्लेयर 128 ने फिर से ग्रेविटी एबिलिटी एक्टिवेट की। पास खड़ी एक मैसिव स्काईस्क्रैपर ग्रेविटी से वायोलेंटली टीयर अपार्ट हो गई और पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। इनॉर्मस स्टोन चंक्स ज़ॉम्बी हॉर्ड के ऊपर गिरने लगे और ज़ॉम्बी किंग खुद भी रूइंस के नीचे दब गया। कोलैप्सिंग रूइंस ने सब कुछ अपने नीचे बेरी कर दिया। ल्यूरवान बालकनी पर खड़ी थी और फ्रीजिंग विंड उसके बालों में बह रही थी। तभी उसने अचानक अपना चेहरा ढक लिया और टेरिफाइड स्क्रीम निकाल दी। प्लेयर 128 ने बस हल्का सा फिंगर मूव किया और लूरियन के नीचे की बालकनी इंस्टेंटली कोलैप्स हो गई। आखिरी सेकंड में ज़ॉम्बी किंग ब्रोकन रूइंस से बाहर निकला और लूरियन को अपनी आर्म्स में पकड़ लिया। उसी समय उसकी एक हैंड से काउंटलेस थिन ब्लड रेड थ्रेड्स एक्सप्लोड होकर बाहर निकली और इंस्टेंटली प्लेयर 128 के पूरे बॉडी के चारों तरफ लिपट गई। प्लेयर 128 का चेहरा ड्रामेटिकली बदल गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ऐसी एबिलिटी होगी। ज़ॉम्बी किंग ने हल्के से अपना हाथ पीछे खींचा और अगले ही पल प्लेयर 128 का बॉडी काउंटलेस पीसेस में शैटर हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को यह उम्मीद नहीं थी कि प्लेयर 128 ने अपने पूरे बॉडी पर हिडन ज़ॉम्बी क्योर पैकेजेस बांध रखे थे। ब्लड थ्रेड्स ने मेडिसिन पैक्स को काट दिया और क्योर स्नोस्टॉर्म के साथ हवा में फैलकर ज़ॉम्बी किंग को पूरी तरह सराउंड करने लगी। लूरियन उसकी आर्म्स में हेल्पलेसली चीख रही थी जबकि उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बी किंग का बॉडी ब्लड पुल्स में मेल्ट होने लगा। डिस्गस्टिंग, मुझसे दूर हटो, लूरियन डर से चिल्लाई। ज़ॉम्बी किंग की आईज में डीपली हर्ट एक्सप्रेशन दिखाई दिया और फिर उसका पूरा बॉडी पूरी तरह ब्लड पडल में डिसॉल्व हो गया। ज़ॉम्बी बेस अब सिर्फ रूइंस बनकर रह गया था। लूरियन डर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके लिए ये जगह अब पूरी तरह हेल बन चुकी थी। वो ब्लड पूल्स के बीच लड़खड़ाते हुए डेस्परेटली दूर भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत जल्दी उसका पैर एक आइस पिट में फिसल गया और उसकी गर्दन टूट गई। इस बार उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। वर्ल्ड प्लेयर स्क्रीन पर एक साथ 12 और प्लेयर नेम्स ग्रे हो गए। मैंने कामली अपनी नोटबुक खोली और उनके नंबर्स एक एक करके क्रॉस कर दिए। अब मेरे सामने सिर्फ एक फाइनल ओपोनेंट बचा था, चो योंगजो, मिलिट्री फैक्शन को कंट्रोल करने वाला आदमी। अब वो इस गेम को पूरी तरह खत्म करने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। जल्द ही उसने मुझे एक मैसेज भेजा। मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारे पास मर्सनेरीज हैं लेकिन वो मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है लेकिन मेरे पास मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिलिट्री फाइटर जेट्स हैं। तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जवाब में मैंने वर्ल्ड चैट में सिर्फ मिडिल फिंगर पोस्ट कर दिया। चॉय योंगजो की मेंटल कंट्रोल एबिलिटी सच में पावरफुल थी लेकिन उसकी एक फेटल वीकनेस भी थी। उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए टारगेट को डायरेक्टली फेस करना पड़ता था। जब तक मैं अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के अंदर रहता वो मुझ पर अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता था।
लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो सीधे फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइल्स लॉन्च कर देगा। कई मिसाइल्स लगातार आइलैंड पर बॉम्बार्डमेंट करने लगी। काफी देर बीतने के बाद भी मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। चॉय योंगो ने कोल्डली स्नीर करते हुए कहा, तुम्हारा शेल्टर काफी अच्छा बना है। फाइन देन, अब मैं खुद तुम्हें बाहर घसीट कर निकालूंगा। जल्द ही वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर सीधे फ्यूचर आइलैंड पहुंच गया। एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने मेरे बनाए आर्टिफिशियल रीफ्स अब उसे रोकने के लिए काफी नहीं थे। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के एक्सपोज्ड एंट्रेंस को देखकर उसके चेहरे पर विक्ट्री से भरी कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। जार में टर्टल पकड़ना मुझे पसंद है। उसने तुरंत सोल्जर्स को हैवी वेपन्स और एम्यूनिशन से एंट्रेंस बॉम्बार्ड करने का ऑर्डर दिया। कई राउंड्स के इंटेंस अटैक्स के बाद आखिरकार मैसिव गेट ब्लास्ट होकर टूट गया और अंदर छुपा अंडरग्राउंड पैसेज दिखाई देने लगा। तभी अचानक मैंने उसे वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजी। उसने प्राउडली कॉल एक्सेप्ट की और डार्क अंडरग्राउंड टनल को घूरते हुए एरोगेंट आवाज में बोला, अब मर्सी मांगना बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने सोल्जर्स को सिग्नल दिया कि टनल के अंदर जाओ और मुझे घसीट कर बाहर निकालो। वीडियो कॉल पर मैंने कामली अपने पीछे विंडो के बाहर फैले वास्ट यूनिवर्स की तरफ इशारा किया और कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, मैं असल में कहां हूं। जैसे ही मैंने ये वर्ड्स खत्म किए, फ्यूचर आइलैंड पर सीधे एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। कोई भी लिविंग ह्यूमन सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के सहारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सर्वाइव नहीं कर सकता था। चॉय युंगा भी नहीं। आखिरकार प्लेयर 100 का नेम ग्रे हो गया। उसके तुरंत बाद सिस्टम ने एक शार्प इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री साउंड रिलीज की। Congratulations to player 99 for becoming the sole winner and successfully clearing the game. चॉय योंगजो के सबऑर्डिनेट्स में से एक के पास ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो सिर्फ किसी फोटो को देखकर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन कर सकता था। सुनने में वो एबिलिटी पूरी तरह यूजलेस लगती थी, लेकिन चॉय योंगजो ने जल्दी ही समझ लिया था कि वो कितनी वैल्यूबल हो सकती है। उसने काउंटलेस टाइम्स मुझसे वीडियो कॉल्स रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो सीक्रेटली स्क्रीनशॉट्स लेकर मेरी लोकेशन पता करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उसकी कॉल्स एक्सेप्ट नहीं की। बाद में न्यू ईयर्स ईव पर मैंने जानबूझकर उसे अपनी फोटो भेजी। उस समय वो सीक्रेटली मुझे कर्स कर रहा था, जबकि खुशी खुशी उसी फोटो से मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। तुम सच में छुपना जानते हो। मध्य से थे, उसने सोचा था। माफिया और ज़ॉम्बी किंग के खत्म होने का इंतजार करने के बाद वो आराम से बैठकर फायदा उठाना चाहता था और फिर एक ही मूव में मुझे बॉम्ब से उड़ा देना चाहता था। लेकिन मैं कैसे नहीं जानता कि उसके कमांड में किस तरह के प्लेयर्स हैं। वो फोटो शुरू से ही मेरे द्वारा डिलिबरेटली लीक की गई थी। मेरा गोल सिर्फ उसे फ्यूचर आइलैंड तक लूर करना था। जिस मोमेंट मैंने वो फोटो भेजी, उसी समय मैं आइलैंड छोड़ चुका था। सिस्टम, क्या मैं अब वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड यूज कर सकता हूं? मैंने कामली पूछा। ऑफ कोर्स, सिस्टम ने रिप्लाई किया। सिस्टम द्वारा दिया गया रिवॉर्ड एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे मैं सिर्फ एक बार किसी भी जगह टेलीपोर्ट हो सकता था। अपनी सप्लाई साथ लेकर मैं इंस्टेंटली आउटर स्पेस में फ्लोटिंग एक स्पेस स्टेशन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन सिस्टम ने मुझे कभी भी अर्थ पर वापस लौटने का ऑप्शन नहीं दिया था जब तक गेम खत्म ना हो जाए। इसलिए मैं उस रिवॉर्ड को केयरलेस होकर यूज नहीं कर सकता था। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि आखिरकार मैं घर वापस जा सकता था। मैं देख रहा था कि मेरा बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा है, जबकि सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मेरे कानों में गूंज रही थी। प्लेयर 99 हैज अचीव्ड विक्ट्री, बिगिनिंग ट्रांसमिशन प्रोसेस नाउ। 3, 2, 1। मैंने बिना किसी हेसिटेशन के आगे छलांग लगा दी। डैड, मॉम, मैं वापस आ रहा हूं। तो गाइस, आखिर में वही इंसान जीता जिसके पास सबसे फ्लैशी पावर नहीं थी, बल्कि सबसे डेंजरस दिमाग था। जहां बाकी लोग एबिलिटीज के पीछे भाग रहे थे, वहां मैंने शुरुआत से ही समझ लिया था कि अपोकलिप्स में असली ताकत रिसोर्सेस, प्लानिंग और पेशेंस होती है। ऑनेस्टली एंडिंग थोड़ी सैड भी थी क्योंकि चाहे मैं गेम जीत गया, लेकिन उस पूरी जर्नी में मैंने अपनी इंसानियत का कितना हिस्सा खो दिया, शायद मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर आप इस गेम में होते तो कौन सी एबिलिटी चूज करते? इन्फिनिट वेल्थ या फिर कोई ओवर पावर्ड कॉम्बैट स्किल? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली एनीमे रिकैप में सर्वाइवल और भी ज्यादा इंसेन होने वाला है।